नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राज्यसभा से भी वो जो बिल है वो पास हो चुका है और अब कितने दिन और ये फैंटेसी चालू रहेगी इसकी अपडेट आना बाकी है। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं कि फैंटेसी को लगभग बंद कर ही दिया गया है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना अपना विड्रॉल कर लो, जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हो, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं ये किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना पैसा पहले विड्रॉल कर लो। सबसे पहले खुद को सेफ और सिक्योर कर लो, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये आएगी, आप जो भी इन्वेस्ट करना हो उतना रुपया तत्काल डालो, ठीक है। और खेलो, जीत जाओ तो निकाल लो, हार जाओ तो फिर रुक जाओ, ठीक है। तो पहले आपको यही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले मैच के बारे में, जो कि है ट्रेंट रॉकेट्स और ओवल इनविंसिबल के बीच में। जब तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आ जाती है कि ये लागू रहेगा, अभी बंद हो जाएंगी या फिर चालू रहेगी, जो भी जब तक कोई ऐसी परमानेंट न्यूज़ नहीं आती, तब तक आप लोग जो मैंने बोला है वही काम पहले कर लेना, ठीक है। और अब दोस्तों इस मैच के बारे में डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस मुझे मिले हैं अपनी लास्ट वीडियो पे। जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे कौन सा चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए अब, तो काफ़ी सारे लोगों ने तो यही सलाह दी कि क्रिकेट से ही जुड़ी हुई बातें कर लें। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि ट्रेडिंग व्रेडिंग का कुछ कर लें। तो ट्रेडिंग के लिए तो मुझे बहुत 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 सारी मेरे को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मतलब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालांकि मैं खुद करता हूं, पर उतना ज़्यादा उतने हाई लेवल पे नहीं करता कि मैं किसी और को बता सकूं। तो उसके लिए पहले मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्रिकेट वाला एक आइडिया मुझे अच्छा लगा। एक ने मूवी वाला आइडिया दिया था, किसी ने खाने पीने पर दिया था। तो कुछ अच्छे आइडियाज़ थे। करेंगे फॉलो, किसी को तो करेंगे ही फॉलो। खैर, चलिए बात कर लेते हैं अब इस मैदान के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर टॉस के बाद के अपडेट और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अभी हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा कैनिंगटन ओवल लंदन में, और इस मैदान के ऊपर टोटल 85 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 48 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग 140 के आसपास है। यहां जो आखिरी मैच खेला गया था वहां तो बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से 226 हो गए थे रन ओवर इनविंसिबल के, जिसमें जॉर्डन कॉक्स का 86 आया था। लेकिन उसके पहले वाले मैच में 128 बना, जो कि चेस हो गया। यहाँ पे 126 बना, वो भी चेस के लगभग हो ही गया। 96 बना, वो भी चेस हो गया। तो लास्ट के जो 4 मैचेस थे उनमें से 3 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को चेस कर लिया। और सेकंड इनिंग में अगर हम विकेट्स की बात करें तो 2 मैचेस में तो एक एक विकेट गिरा है। इस वाले मैच में 7 गए और यहां तो ऑल आउट होना लगभग तय था, क्योंकि आप 200 रन चेस कर रहे हो तो विकेट तो जाते हैं फिर। अब स्कोर करने वाले प्लेयर थे जॉर्डन कॉक्स, नंबर 3 के प्लेयर थे। फिल सॉल्ट ये ओपन कर रहे थे, यहाँ पे मिचेल पीपर थे जो कि ओपन कर रहे थे, और जेम्स विंसी ओपन कर रहे थे। तो इतना कॉमन चीज जो कि हमने वुमेन वाले मैच में भी देखा है कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, क्योंकि बैटिंग विकेट है। और बैटिंग विकेट है इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में क्या है, जॉनी बेयरस्टो नंबर 3, यहां लिविंगस्टन नंबर 4 थे। फिर विल जैक ओपन कर रहे थे, जॉर्डन कॉक्स नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग में भी बहुत हद तक टॉप 3 ने आपको अच्छी बैटिंग करके दे दी थी। तो कुल मिलाकर यहां ना दोनों इनिंग्स में टॉप 3 ने अच्छी बैटिंग की है। लेकिन यहां वुमेन क्रिकेट से एक अलग हटके जो हमने चीज देखी है कि यहां पावर प्ले में 2-2 विकेट तक गिर गए। चूंकि गिरने नहीं चाहिए थे इतने विकेट, लेकिन अगर गए हैं तो फिर हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। पावर प्ले में 2-2 और यहां पर भी 2 विकेट। इसके बावजूद भी टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर ने अच्छी बैटिंग करके आपको हाईएस्ट स्कोर दिया है अपनी टीम की तरफ से। और ऐसा ही हमें सेकंड इनिंग में भी देखने मिला है। 2 विकेट यहां आए थे, 2 यहां आए थे, यहां एक आया था, और यहां पे कोई विकेट पावर प्ले में नहीं आया। वैसे तो ये 2 मैच ऐसे हैं जहां पर तो विकेट गिरे ही नहीं थे। इन दोनों मैचेस में ही 2-2 विकेट पावर प्ले में हमने देखे। अब ज्यादातर जो विकेट है ना वो मिले हैं फास्ट बॉलर्स को। फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट निकाले हैं स्पिनर्स के मुकाबले। तो अगर आप किसी स्पिनर के पीछे जाने का विचार कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि स्पिनर को जो भी ज्यादा विकेट मिले हैं ना वो पहली इनिंग के अंदर मिले हैं। सेकंड इनिंग में अगर आप स्पिनर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1, 2, 0 और 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पॉसिबल है कि ड्यूक का इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। इसीलिए यहां पर ऐसा भी हुआ है कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजों को ज्यादा विकेट नहीं मिल पाए।
वो एक अलग कंडीशन होगी कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए इतना बड़ा स्कोर बना दे, जो कि संभव नहीं है बार बार बनना। तो जो एवरेज स्कोर है लगभग 130 के आसपास आपको देखने मिल सकता है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम उसको चेस कर सकती है। ये अभी तक संभव है जो हमें देखने मिल सकता है। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नया नहीं है इस मैदान के ऊपर, बस इतना है कि टॉप 3 में से आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए आप उस पर चले जाना। सेकंड इनिंग के ज़्यादा गेंदबाज रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर बॉलर्स रखने हैं तो पहली इनिंग के ज़्यादा रख लेना। अब अगर हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड की चर्चा कर लें तो लास्ट टाइम ओवल ने जब 150 बनाया था तो रॉकेट ने चेस कर लिया था, जिसमें मलान का 53 था, इस टीम में नहीं है। कॉक्स का 39 और विल जैक्स के 30 थे। तो दूसरी तरफ से ये तो एक भी प्लेयर नहीं है, सैम कुक ने 2 विकेट निकाले। इसके पहले जो एक और मैच इन्होंने खेला था, यहाँ से एक भी प्लेयर इस टीम में नहीं है, और यहाँ से सैम बिलिंग्स का 76, विल जैक्स का 31 और टॉम करन के 2 विकेट इस टीम की तरफ से आए थे। अब अगर हम दोनों टीम्स की संभावित 11 की बात करें तो आपको मिलता है कि विल जैक और तवांडा ओपन कर रहे हैं, जॉर्डन कॉक्स नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 पर आपको सैम करन मिल जाते हैं, नंबर 5 पे आपको सैम बिलिंग्स मिलेंगे। ये जो टॉप 5 हैं आपको इस तरफ से बैटिंग करते हुए मिलेंगे, जिसमें सैम करन अपने लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। चूंकि ये पावर प्ले के बॉलर हैं लेकिन अभी डेथ ओवर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इनका कप्तान खुद है। जैसन बेरेंड्रॉफ पावर प्ले के बॉलर है, इनके साथ में पावर प्ले में जॉर्डन क्लार्क और एक ओवर टॉम करन का आपको देखने मिल सकता है। और रही बात डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में टॉम करन का इस्तेमाल हो रहा है, यही वजह है कि इनको विकेट्स मिल रहे हैं। नहीं तो टॉम करन को कोई नहीं पूछता कहीं किसी भी लीग के अंदर, बस ये द 100 में आकर विकेट लेते हैं, फिर इन्हें किसी दूसरी लीग में पैसे मिल जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, गच्चा करते हैं, फिर 2 लीग से बाहर दिखते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो विल जैक ने इस मैदान के ऊपर 31 के एवरेज के साथ में रन बनाए हैं लगभग 1700, जिसमें 13 50 और एक बार 100 शामिल है। फिर इसके बाद आप देखें तवांडा का भी 39 का एवरेज है और जॉर्डन कॉक्स का 48 का एवरेज है। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि यहाँ पर ना टॉप ऑर्डर अच्छा बैटिंग कर रहा है, वही चीज़ आप देख भी रहे हैं कि जो टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयर हैं तीनों का 30 से ऊपर का एवरेज है। अब आप नंबर 4 पर आते हैं तो सैम करन का मिलता है 20 का एवरेज, नंबर 5 पर आएंगे तो सैम बिलिंग्स का 24 का एवरेज है। डी फेरारिया ने 3 मैच खेले हैं जिसमें 69 रन बनाए हैं और टॉम करन का 23 का एवरेज है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जो मैंने आपको पीछे डिटेल से समझाया था ना कि इस मैदान के ऊपर टॉप 3 अच्छा कर रहा है, तो टॉप 3 का रिकॉर्ड आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा। अब आप गेंदबाजी की बात करें तो सैम करन के पास में पर मैच 1 विकेट का हिसाब चल रहा है, टॉम करन के पास भी पर मैच 1 विकेट का हिसाब चल रहा है, राशिद खान की भी वैसी ही स्थिति है। जॉर्डन क्लार्क को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, ना ही ज़्यादा विकेट मिले हैं नेथन स्वाटर को, लेकिन बेरेंड्रॉफ जिन्होंने 2 इनिंग में 5 विकेट इस मैदान पर निकाल दिए हैं, इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा है। अब पहला नाम है विल जैक्स का। विल जैक्स कभी कभार गेंदबाजी कर लेते हैं। अब रही बात बल्लेबाजी की, तो अभी तक इनके बैट से एकमात्र 50 आया था ये वाला, बाकी जो 4 मैचेस हैं वो उतने कुछ बेहतर नहीं रहे। 31 का एवरेज है, 17 विकेट हैं। चूंकि ये कंफर्म प्लेयर हैं, वाइस कैप्टन तक लेकर जा सकते हो अगर आप चाहो तो स्मॉल लीग के अंदर। अब इनकी कमजोरी की हम बात करें तो ऑफ स्पिन के सामने ये 40 गेंदों में 3 बार आउट हुए, रूट है, और इसके अलावा सैम कुक इनको 45 गेंदों में 4 बार आउट कर चुके हैं, तो ये इनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं तवांडा, जिन्होंने 2 मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, 3 मैचेस में फ्लॉप रहे। 650 100 इनके खाते में भी है। इन्होंने ज़्यादातर सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा किया है, तो अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तब तो आप तवांडा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे के और प्लेयर्स हैं उनकी तरफ आप दिमाग लगा सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये अपना विकेट 8 बार गंवा चुके हैं, और एक कमाल का गेंदबाज है सामने वाली टीम में जो कि है जॉर्जी लिंडे, जो इनको परेशान कर सकते हैं। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, जहां आपको मिलते हैं जॉर्डन कॉक्स, जिन्होंने पिछले 3 मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग की है, और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो 25 इनिंग में लगभग 33 का एवरेज है। इस टीम के सामने भी बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये कन्फर्म है। लेग स्पिन गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं, और रेयान अहमद इस तरह की बॉलिंग करते हैं, और इसके अलावा सैम कुक ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। अब वैसे तो सैम कुक को टीम में रख लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास में और कई चॉइसेस हैं तो नहीं रख पा रहे। अब यही किया जा सकता है कि सैम कुक को ग्रैंड लीग में रख लें। इसके बाद है दोस्तों सैम करन। सैम करन ने लगभग हर मैच में कैप्टनसी वाला काम किया है। पिछले ही मैच में 50 रन प्लस 3 विकेट, उसके पहले 34 रन प्लस 1 विकेट, तो ऑलमोस्ट कैप्टनसी वाला काम चल रहा है।
मतलब एक विकेट तो कंफर्म है, साथ में 25-30 रन बना रहे हैं। तो ये आपको एक बैलेंस कैप्टनसी की चॉइस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनको कैप्टन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके पास में कुछ दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि विल जैक्स और राशिद खान, आप उनको ट्राई कर सकते हो। इनको खुद बैटिंग करने में दिक्कत आती है जब कोई ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलर इनके सामने आता है। अब इनके सामने ना बॉलिंग करते हुए आपको मिलेंगे कौन? लॉकी फर्गसन, और लॉकी फर्गसन को ये विकेट मिल सकता है। इसके अलावा जॉर्जी लिंडे के पास भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स पे। सैम बिलिंग्स को ज़्यादा तो बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है, और जितना बैटिंग करने का मौका मिला है उसमें कोई बड़ा स्कोर अभी नहीं आया। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये जो प्लेयर है ये आपके इतने कुछ काम का है नहीं, तो इसको अभी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो डी फेरारिया का है। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनको भी छोड़ सकते हैं। ये आपके लिए हाई रिस्की प्लेयर है, बहुत हाई रिस्की प्लेयर है, वो भी ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग में भी ऐसे प्लेयर नहीं कि आपके 49 भी वापस करा दें, ये बहुत हाई रिस्की प्लेयर है। तो सिर्फ जीएल में भी इक्का दुक्का टीम में ही रखना। इसके बाद टॉम करन। अब चूंकि टॉम करन गंदे गेंदबाज हैं, लेकिन जब टीम का कप्तान छोटा भाई हो तो फिर फायदा लेना बनता है। डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई जा रही है। अब डेथ ओवर में नॉर्मल होता यह है कि बल्लेबाज बल्ला चलाता है और गिरी से गिरी कंडीशन में एक विकेट का चांस तो रहता ही रहता है। तो इसीलिए आराम से एक विकेट तो मैं मान के चल ही रहा हूं, और लगभग 2 विकेट तक गाड़ी जा सकती है। अब आप इतना सा देखें कि इस मैदान, इस मैच के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 4, 5 और 6 विकेट निकाल दिए हैं। अगर आप ये 6 विकेट घटा देते हैं इनके ये 22 इनिंग में से, तो इनको कितने विकेट मिले हैं? इनको मिले हैं 19 इनिंग में मात्र 13 विकेट। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं सैम करन की कैप्टनसी के ऊपर। सेकंड इनिंग में 13 विकेट मिले हैं, बैटिंग कर लेते हैं। चूंकि बैटिंग के चांसेस तो ना के बराबर हैं, तो वो रिकॉर्ड आपके काम भी नहीं आएगा। अब इसके बाद जो अगला नाम है वो है राशिद। राशिद ने 30 इनिंग में 31 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल वही स्थिति जो मैंने अभी पीछे बताई थी वही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो राशिद खान कंफर्म है। इसके बाद है जॉर्डन क्लार्क। जॉर्डन क्लार्क ने 2 और 0 का काम किया। 21 इनिंग में 18 विकेट इनके पास है। पहले इनिंग में 9 और सेकंड इनिंग में 9 विकेट हैं। और लास्ट में नेथन स्वॉटर है। यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना। और जो जेसन बेरेंड्रॉफ है इनको मत छोड़ना, क्योंकि ये पावर प्ले में बहुत आराम से आपको एक विकेट तो देकर जाएंगे ही जाएंगे। और चूंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में, तो आप इनको लेके चल सकते हो। पहले बॉलिंग करते हुए 23 विकेट हैं, और सेकंड बॉलिंग करते हुए इन्होंने 17 विकेट पहले से निकाले हुए है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ से ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में। यहाँ पर आपको टॉम बेंटन, जो रूट, रेयान, मैक्स होल्डन, टॉम मूड्स, डेविड विले, सैम हेन, मार्कस स्टोइनिस, जॉर्जी लिंडे तक बल्लेबाजी आपको मिल जाती है। इतना लंबा बल्लेबाजी सेटअप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ लीड कर रहे हैं, ठीक है। नई गेंद के साथ में डेविड विले आपको गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। मार्कस स्टोइनिस का इस्तेमाल ज़्यादा गेंदबाजी में हो रहा है बल्लेबाजी से, और सैम कुक का इस्तेमाल डेथ ओवर में, लॉकी फर्गसन का इस्तेमाल भी डेथ ओवर में कराया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, टॉम बेंटन का इस मैदान पर एवरेज है 31 का, एक बार 50 किया है। मैक्स होल्डन का 36 का एवरेज है, इन्होंने एक 50 किया है। नीचे के प्लेयर्स ने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिस पर फोकस किया जाए। अब गेंदबाजी की बात करें तो डेविड विले के पास में 2 विकेट हैं, लिंडे के पास में 2 विकेट हैं, और सैम कुक इस मैदान पर पहले भी 7 विकेट निकाल चुके हैं, जिसमें 4 विकेट का हाईएस्ट उन्होंने मारा है। अब पहला नाम है टॉम बेंटन का। टॉम बेंटन ऑलमोस्ट हर मैच में 40 का स्कोर किया है, तो ये प्लेयर ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। और जीएल में रिस्की पिक है वैसे तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, एज अ प्लेयर तो रख सकते हो, पर कैप्टन वाइस कैप्टनसी में रिस्की है, इसलिए सिर्फ जीएल में इस्तेमाल करना। टॉम करन इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं, और सैम करन इनको 5 बार पहले आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं रूट। रूट दोस्तों 100 गेम को एक तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप यही कहोगे, क्योंकि तेज खेलने की स्थिति बनती है, अपना विकेट खो जाते हैं। 34 का एवरेज है, 3 बार 50 है। अगर स्लो खेलना है तो ठीक है, तो मेरे नज़रिए में सेकंड बैटिंग करे तब तो रख लेना, पहले बैटिंग करते में मत रखना, क्योंकि सेकंड बैटिंग में पॉसिबिलिटीज़ ये होंगी कि आपको हो सकता है कि सिंगल दुक्की से रन बनाना हो, तो वहाँ संभावनाएं बन सकती हैं, पहले बैटिंग में मत रखना। इसके बाद है रेयान अहमद। रेयान अहमद ऑलमोस्ट बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ठीक कर रहे हैं। हालांकि यहां पर स्पिन के लिए कुछ फायदा नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर एक विकेट आ जाता है, 20 रन बना देते हैं, तो आपको फायदा दे जाएंगे, तो ये वाइस कैप्टनसी के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाएंगे। इसीलिए रेयान अहमद मेरे वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी है। लास्ट जब बैटिंग की थी 45, 2 विकेट लिए, 2 50 कर चुके हैं, बैटिंग एवरेज 21 का है।
इसके बाद मैक्स होल्डर है, यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ छोड़ के चल रहा हूँ। सैम करन ने 2 बार आउट कर दिया पहले बैटिंग करते हुए, 450 है। 40 इनिंग में 550 मतलब 150 बनाने के लिए 8 इनिंग का इस्तेमाल, जो कि बहुत बहुत रिस्क है। इसके बाद है टॉम मोरिस, इन्हों का रिकॉर्ड देखोगे 31 इनिंग में 550 है, मतलब 6 इनिंग ले रहे हैं 50 करने में, पहले बैटिंग करते हुए, रिकॉर्ड भी गंदा है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। नंबर अगला जो मिलता है आपको वो आता है डेविड विले का। डेविड विले चूंकि नई गेंद के साथ में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, बॉल को फायदा मिल रहा है, 1 विकेट आराम से आ जाएगा, थोड़ा अच्छा कर गए तो 2 विकेट तक गाड़ी चली जाएगी। तो डेविड विले आपके लिए कंफर्म है। वाइस कैप्टन मत बनाना, एज अ प्लेयर ही रखना। 36 इनिंग में 38 विकेट है, बैटिंग कर लेते हैं, अगर टॉप ऑर्डर में आ जाए तो फिर फायदा ज़्यादा हो जाएगा। सैम हैन की दोस्तों इस नंबर पर बैटिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आप आइएगा मार्कस स्टोइनिस पे। मार्कस स्टोइनिस से गेंदबाजी कराई जा रही है लास्ट की 10, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। 5-10 गेंदें करा रहे हैं, उसमें 1 विकेट मिल जाता है, ड्रीम टीम में आ जाते हैं। अभी तक की तो कहानी यही चल रही है। अगर बैटिंग आ जाए तो ज़्यादा फायदा है, पर जिस नंबर पर बैटिंग आ रही है वो नुकसान वाली है, इसलिए एज अ प्लेयर रख लेना, कैप्टन वाइस कैप्टनसी से दूर रखना। बैटिंग प्रमोट मिल जाए वो फायदा होगा, 1 विकेट आ सकता है डेथ ओवर की वजह से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है, सेकंड बॉलिंग कर रही, तब तो फिर आप छोड़ने का भी रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि फिर बॉलिंग उतनी ज़्यादा काम आ भी नहीं पाएगी। जॉर्जी लिंडे है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल का काम करेंगे, ध्यान रखना जॉर्जी लिंडे। ठीक है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं सामने वाली टीम में जो ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पा रहे हैं, उसका फायदा इनको मिल जाएगा। ज्यादा नहीं तो 2 विकेट तक आपको दे सकते हैं। जीएल में ट्राई करना, 27 इनिंग 21 विकेट इनके पास है, बैटिंग तो खैर क्या ही आएगी। फिर आते हैं लॉकी फर्गसन पे। लॉकी फर्गसन 21 इनिंग में 27 विकेट इनके पास है। मेरे लिए ये दोनों इनिंग्स के अच्छे बॉलर हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा चाहे विकेट ना मिले। सैम कुक पहली इनिंग के अच्छे गेंदबाज हैं, जब ये पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो 16 में इन्होंने 19 विकेट निकाले हैं। तो अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही तब तो रख लो, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। तो सैम करन, विल जैक्स और रेयान अहमद, ये 3 ऐसी चॉइसेस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी की जिनकी तरफ स्मॉल लीग में जाया जा सकता है। फिर अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो टॉम बेंटन, डेविड विले और राशिद खान के बारे में सोचा जा सकता है। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं। क्या है स्थिति, देखो टॉम बेंटन जॉर्डन कॉक्स टीम में है, इसके बाद विल जैक्स को लिया है, मार्कस स्टोइनिस, डेविड विले, टॉम करन, रेयान अहमद, सैम करन, बैरनड्रॉफ, राशिद और लॉकी फर्गसन। अब इस टीम में अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव के तौर पे आपके पास में एक ऑप्शन मौजूद है तवांडा का, एक है जॉर्डन क्लार्क का, एक है जॉर्जी लिंडे का और एक है जो रूट का ऑप्शन। किससे बदला जा सकता है, तो बदलने के लिए आपके पास एक लॉकी फर्गसन मौजूद है, इसके अलावा एक मार्कस स्टोइनिस। ये 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है जिनसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, आप सैम कुक को और ऐड कर सकते हैं, सैम कुक अगर हैं तो सैम कुक को और ऐड कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर मार दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इतना ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा हाल फिलहाल में। और दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।